मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस सर। तो लास्ट दिन पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? केटीडी थर्मो वाली फाइल डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यस सर। वर्क डन डिस्कस हो गया था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू के डिस्कशन में किया था शायद। लास्ट चीज हमने करी थी कि हमने स्टेट और पाथ फंक्शन का हम देख रहे थे कि क्यू डेल्टा यू और टी वर्क की वैल्यू बेसिकली हमने डिस्कस करी थी ना। यस सर। तो ये बार हमने डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास रिमेनिंग आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल है, और आज Yes, हम बेटा वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज काइंड ऑफ 11th का बच्चे थ्योरी के टर्म से लास्ट लेक्चर है ना। अगर हम आज के डिस्कशन कर लेते तो थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग का बाकी सब्जेक्ट का कोर्स भी हो गया है क्या? सर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक बाकी है, वरना मैथ्स तो हो गया। ठीक है सर स्कूल में वो 12th का चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं, वो डुअल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आई थिंक, ऐसे कुछ नाम का चैप्टर है जो पार्टिकल और वेव थ्योरी पे बेस्ड है। ओके। तो वो भी स्कूल में स्टार्ट कराने वाला है। उनका अभी तक तो तुम कहते 11th हमसे पीछे चल रहा था, 11th हुआ नहीं है, अब 11th हो भी गया थी जल्दी उनका। सर लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी सिर्फ वो करा दिया हमें डेरिवेशंस, लाइक सारे के सारे ना, उन्होंने पूरा एसएचएम और दोनों वेव्स वो उन्होंने एक हफ्ते में खत्म करा दिया, मिला तीनों मिलाकर अराउंड। बाबा। और आई डोंट थिंक स्कूल में उन्होंने थर्मो कराया है, लाइक फिजिक्स में तो एटलीस्ट। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक हम तो 2-3 चैप्टर की लीड पे चल रहे थे, हम पीछे हो गए एकदम सबसे। सर पीछे नहीं, उन्होंने स्टार्ट कराएंगे वो इस मंडे से। अभी हम लाइक वर्कशीट्स कर रहे हैं सर, और बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली साउंड वेव्स में उन्होंने है ही नहीं, जैसे पूरा डॉपलर इफेक्ट नहीं आया, स्टार्टिंग का भी अच्छा खासा पार्ट हटा दिया गया था, वो सारा हार्मोनिक वाला। सर वो बहुत सारी चीज़ें हट गई थी सर, ये एसएचएम वाले पूरे पार्ट से, शायद इसलिए भी उन्होंने जल्दी कर दिया। ठीक है। हाय सर, मैं एक्चुअली अभी आया, मैं तो नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। आपने कुछ स्टार्ट तो नहीं किया? नहीं, गप्पे मार रहे थे अभी तो थोड़े थोड़े। नहीं सर, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ आर्यन, पता है आवाज सबकी पता है आपको। अच्छा अच्छा। जितने बच्चे अली बेग कभी कभी आता है ना? अनीश, अर्णव सहगल, ऋषिकेश, कृष्ण। चले। यस सर। तो इससे बेटा हमें डिस्कशन था कि एनर्जी एनालिसिस करनी है आइसोबैरिक की, है ना। आइसोबैरिक में क्या होता है तो देखा जाए अच्छे से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है। आइसोबैरिक टॉपिक प्रोसेस कैसे बना सकते हो, तो ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ पर एक सिलेंडर लेना है। ये सिलेंडर बेटा आपने लिया यहाँ पर, और इसको क्या करिए, इसको पिस्टन से इंक्लोज कर दीजिए, और पिस्टन के बारे में बता दिए कि पिस्टन का मास m है। यहाँ पे आप गैस से हीट ऐड करते हो तो ये पिस्टन स्लोली स्लोली मूव करता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब कोई चीज स्लोली स्लोली मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हो अच्छे से देखना। तो ऊपर से तो फोर्स जो आएगा वो एटमॉस्फेरिक से फोर्स आ जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, नो डाउट। वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वेट डाउनवर्ड, और जो अंदर गैस फिल्ड है उसका भी कुछ प्रेशर होगा। उसका प्रेशर अगर मैं पी एज्यूम कर लूं, पी गैस लिख लूं, तो पी गैस इनटू ए,
क्योंकि कोई चीज स्लोली मूव करती है, स्लोली मूव करने का मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 और उस पे नेट फोर्स 0 मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं तो ये जो आपने पिस्टन लिया है इक्विलिब्रियम में है, ऊपर से फोर्स पीछे कितना आएगा, P ATM इंटू ए, ये डाउनवर्ड है, उसमें mg ऐड किया और ये P गैस इंटू ए आ गया। क्लियर? क्या इस बेस पे आप P गैस की वैल्यू बच्चे लिख सकते हो? तो आप सिंपल लिखोगे P एटमॉस्फेरिक प्लस mg बाय ए। ऑनेस्टली बताना बच्चे दिमाग लगा के, क्या इस केस में गैस का प्रेशर आपको लग रहा है कांस्टेंट है? अगर गैस को आप ऐसे हीट करते हो, वो स्लोली स्लोली पिस्टन अगर मूव करे, ऐसे चेंज होगा कहाँ चेंज हो रहा है बच्चे बताओ? सर। जब अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो फिर कहाँ चेंज हो रहा है बताओ? PTM फिक्स, यस सर। mg बाय ए फिक्स, हाँ ओके, फॉर्मूला वाइज तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। है ना? तो एक तरीके से आपने वो स्टेट अचीव कर ली जिसमें आप बोल सकते हो कि गैस का प्रेशर कैसा है बच्चे, फिक्स है। ओके, क्लियर? तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या चीज बोलते हैं, से गैस का प्रेशर आपका फिक्स होना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर, यस। तो और अगर P आपको कांस्टेंट, पिस्टन मासलेस दे दिया सर, तो फिर तो मतलब फिर तो क्या ही बात होगी, है ना सर? फिर तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया है ना, बढ़िया हाँ हो गया, सर। मन चाह रहा तो वही पूरा हो गया। तो P गैस इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस mg बाय ए आ गया बच्चे यहाँ पर। तो आपने कहा ठीक है प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब बात आती है वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बच्चे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV में मैंने आपको लिखवाया था, V इनिशियल टू V फाइनल आप जाते हो, नो डाउट गैस का प्रेशर नहीं चेंज होने वाला, तो आपने dV लिखा, V इनिशियल टू V फाइनल। आइसोबैरिक था इसलिए P कॉमन ले लिया, और P dV को जब लिखोगे तो P डेल्टा V आएगा। सबको पता है बेटा P डेल्टा V हो जाएगा P V फाइनल माइनस P V इनिशियल, इसको nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल लिख सकते हैं, और ये वैल्यू nR डेल्टा T आएगी। तो गैस का वर्किंग बेटा इस बार आप चाहो तो टेम्परेचर चेंज से भी निकाल पाओगे। अच्छा, इस प्रोसीजर में जब आप गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाओगे तो एनर्जी का चेंज भी होगा। एनर्जी का चेंज बच्चे मैंने आपको लास्ट में बताया था, NCV डेल्टा टी होता है, पढ़ाया था। यस सर, यस। ये डिस्कशन हमारे हो चुके हैं। यस तो डेल्टा की वैल्यू NCV डेल्टा टी आई, और मैं पूछूं आइसोबैरिक में हीट कितना होगा, तो आप बोलोगे कुछ आपका गैस पिस्टन को पुश करके वर्क करेगी और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी गैस के साथ ट्रैप होगी। तो Q की वैल्यू बच्चे कितने आएंगे, डेल्टा U प्लस W, और जब डेल्टा U प्लस W लिखोगे तो वैल्यू हो जाएगी NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। इसमें से अगर मैं N डेल्टा T कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी CV प्लस R। क्लियर? C प्लस R आता है, C प्लस R सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये CP के इक्वल होता है, तो NCP डेल्टा T। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की बहुत बढ़िया बात हुई, आप जो टेम्परेचर डिफरेंस से एनर्जी ऐड करते हो, जो एनर्जी का चेंज आता है और जो वर्क डन करते हो, इन सब का रेशियो है। रेशियो किन चीज पे डिपेंड करेगा, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी एंड एनआर डेल्टा टी। एन डेल्टा टी कांस्टेंट रख दो, हटा दो, तो सीपी इज टू सीवी इज टू आर। ओके, ये आपका डिस्कशन आता है। क्लियर? तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो आपका हीट होता है डेल्टा होता है उसका डब्ल्यू। जैसे मान लो अगर गैस मोनोएटॉमिक होगी, है ना, तो मोनोएटॉमिक के लिए Q डेल्टा U और W का रेशियो बताइए बच्चे कितना आएगा। तो Q डेल्टा V और W का रेशियो को पूछे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है आपके पास। CV सबको पता है मोनोएटॉमिक गैस का 3R/2 आता है, और CP भी सबको पता है बच्चे कितना होता है, CV प्लस R तो 5R/2। तो रेशियो बच्चे इस तरीके से आया, R कैंसिल हुआ, वैल्यू 5:3:2 आ गई। क्लियर? यस सर। यस सर। तो डेल्टा U का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दे, 100% हीट देने पे 60% डेल्टा U के पास और 40% वर्क डन में जाता है। ये आपका Q डेल्टा U W होता है। ये किसके लिए हुआ, आइसोबैरिक मोनोएटॉमिक के लिए।
यस सर। रुकेगा बेटा। तो ये आइसोबैरिक की बात है बेटा, ठीक है। आइसोबैरिक की अगर बात की, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस मुझे बताना बच्चे यहाँ पे क्या होगा। आपने इससे लिया यहाँ पर, ये आपके पास ऐसा आ गया, ये आपके स्पेशल है, ये वॉल्यूम है, और आपने एक स्टेट ली और ऐसे बेटा ज्वाइन करा आपने, ये ऐसा आ गया। आप कुछ यहाँ बता दिएगा कि भाई आपका जो वॉल्यूम था वो 400 सीसी से 900 सीसी हो जाता है, और जो प्रेशर था बच्चे ये आपका 200 किलो पास्कल का। क्लियर? अगर ऐसा है बच्चा, वॉल्यूम सीसी में है, 200 किलो पास्कल है, आपने यहाँ पे जो गैस ली बच्चे, वो आपने ऑक्सीजन गैस ली थी, जिसके बारे में आप डिस्कशन लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल से पूछा गया था, फाइंड हीट एडेड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट कितनी ऐड होगी? क्लियर? जरा आंसर बताइए बेटा इसको। ठीक है बच्चे, क्या निकालना आसान है यहाँ पर? सर W कैलकुलेट करना बहुत इजी है। W क्योंकि आइसोबैरिक है तो P डेल्टा भी चलेगा, और साफ से समझ में आता है कि जो आपका शेप आ रही है बेटा, इसका आपका ये शेडेड पार्ट ही आपका वर्क डन होगा। क्लियर? तो आप एरिया से सोचिए तो 200 किलो पास्कल इंटू 10⁻³ इंटू 900 माइनस 400 कितना हो गया? 500 सीसी का 10⁻⁻6। ये वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी देगी? 2 इंटू 5 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 100 जूल का बच्चे आपने वर्क डन किया। 100 जूल का वर्क डन है तो डेल्टा यू की वैल्यू बच्चे निकाल सकते थे, कितनी होगी? एनसीवी डेल्टा टी। सबको क्लियर है बच्चे? यहाँ पे एन तो नहीं दिया पर सीवी, क्योंकि डायटोमिक गैस है तो 5R/2 आएगा। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखा आपने, इसमें से 5/2 लिखा, तो एनआरटी फाइनल हो जाएगा पीवी फाइनल माइनस पीवी इनिशियल। टेक्निकली ये P/2 इंटू 5 P डेल्टा वी, और ये वर्क डन का 5/2 टाइम्स आया। तो वर्क डन का 5/2 टाइम्स मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, और आंसर बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा? 250। क्लियर? तो सर आपने एनआरटी फाइनल को पीवी फाइनल से सब्स्टिट्यूट किया है ना? एनआरटी फाइनल को पीवी फाइनल से, एनआरटी इनिशियल को पीवी इनिशियल, पी डेल्टा भी आ गया ना बच्चे। हाँ सर। और अगर ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ रही तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो एनर्जी गैस ने कितनी गेन करी? 250। वर्क डन कितना किया? 100। तो 350 जूल की आपने हीट ऐड करी होगी। डन है? यस सर, यस। यस सर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्लियर है बेटा सबको? यस सर, प्रेशर कांस्टेंट सिनेरियो। आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चे थोड़ा सा और भी एक तरीके से देखो तो ब्लास्ट वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपने क्या किया, एक सिलेंडर बना तो दिया है ना, और अब उस सिलेंडर में आपने क्या करा कि सर ठीक है ये सिलेंडर है, इसको यहाँ पे ऐसे पिस्टन से क्लोज कर दिया। अब आपने पिस्टन को पीछे रबर क्लैंप लगा के फिक्स कर दिया, उससे कहते भाई तो हम हिल नहीं सकते यहाँ से। इसके अंदर बच्चे आपने एक हीटर लगाया, ये हीटर कॉन्टिन्यूअसली इसमें हीट तो ऐड करता जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से।
ऑब्वियसली अंदर भरे हुए मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब आप जो हीट दे रहे होगे वो यूज क्या हुई होगी, तो यू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आप लिखोगे। और आइसोबैरिक में एक चीज पक्की है कि वर्क डन तो गैस नहीं कर सकते, क्योंकि जिन बाउंड्रीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं उनको पुश नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, जो भी आप हीट ऐड करोगे वो डेल्टा यू में जाएगी। अच्छा भाई, डेल्टा यू कितना होता है, तो एक ही फॉर्मूला है बच्चे, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, तो एनसीवी चाहो तो इसे लिख सकते हो, सीवी को एफ आर बाई 2 करके लिख दो, और डेल्टा डी को टी फाइनल मास टी इनिशियल लिख दो। एनआरटी फाइनल अंदर चला जाएगा, तो एफ बाई 2 एनआरटी फाइनल कितना हो जाएगा, अच्छा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ठीक है ना। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v कॉमन आ जाएगा डेल्टा पी, तो q की वैल्यू f बाई 2 डेल्टा पी करके आ जाएगी। क्लियर? यस सर। यस आइसो यस सर। तो आइसोकोरिक को कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर डिस्कशन आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखो तो क्या होगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। आइसोथर्मल में बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप गैस को ऐसे हीट अप करें कि उसका टेम्परेचर बेटा चेंज नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बस एक मिनट, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो टेम्परेचर बच्चे कांस्टेंट है, ये शर्त है उनकी। अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट है, ये बड़ा ही टिपिकल सिनेरियो होता है कि भाई आपने यहाँ पे एक बनाया बेटा इस तरीके से चैम्बर। अब आप क्या कर रहे हो, हीट तो ऐड कर सकते हो नो डाउट, इस पिस्टन को चलाना भी पड़ेगा, नहीं तो पिस्टन नहीं चलेगा तो फिर आइसोकोरिक हो जाएगा, है ना। ये मूव कर सकता है। तो देखो ऐसा होना चाहिए कि whatever be the amount of energy added by heater, that energy must transfer to the piston। वो एनर्जी पूरी की पूरी बच्चे पिस्टन को मिल जाए, है ना। ऐसा कब हो सकता है, तो आप बोलोगे जब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में, ध्यान से देखो, आपका मन ये है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो। नहीं तो अगर वो वैल्यू बराबर नहीं होंगे तो फिर वो टेम्परेचर में चेंज है। हाँ, तो टेक्निकली आप चाहते हो एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब सर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो बहुत ही धीरे धीरे, अगर आपका जो अल्टीमेटली स्लो प्रोसेस होता है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे हीट ऐड करो, जो जो हीट जरा जरा सी ऐड होती जाए सब पिस्टन धीरे धीरे स्लिप करता जाए। क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर तुम्हें इंडिकेटर डायग्राम पे शो करना है, स्पेशली कौन सा, पीवी इंडिकेटर डायग्राम में, हमने पढ़ा भी है शायद। पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, तो पीवी आया और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चे आपने इस तरीके से शो किया। ओके, यस सर, आपने बताया था। तो ये आगे बात है। अगर मेरे पास बच्चे ये स्टेट है, तो इस स्टेट से स्टेट तक आओगे, मान लेते ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था और ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, तो एक्सपेंशन हुआ है, गैस इस स्टेट से स्टेट तक आई। आपसे कुछ वर्क डन बताइए। सर वर्क डन तो आपने जैसा बताया वैसा है सर, ये एरिया बाउंडेड हो गया। अब ये एरिया तो बच्चे नहीं निकाल सकते, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ट्राइंगल होता, ट्रेपेजियम होता तो फॉर्मूले थे भी। सो इसको निकालने के लिए एरिया काम नहीं आएगा, सिंपल सा काम आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडी में। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, तुमने जितनी कैलकुलस पढ़ी है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स ही तो पढ़ा है ना। क्या कभी टी स्क्वायर डीएक्स पढ़ा? कौन सा इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला है टी स्क्वायर डीएक्स वाला? एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला।
तो हमारी पूरी कैलकुलस ही कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल है। जब आप एक मैथ्स की बुक आती, बहुत हमारे टाइम पे पॉपुलर थी, अब तो इतनी पॉपुलर नहीं है, आई एम मेरॉन करके है ना, तो उस बुक का नाम ही कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल हमें अलाउ करती है कि इंटीग्रेशन के अंदर केवल कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। जबकि टेक्निकली अगर तुम इस पाथ पे चल रहे हो तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है या नहीं है? दो वेरिएबल का तो उन्होंने कहा कि सर ये आपने टेम्परेचर टी नॉट पे किया था, तो आप एक काम करो, पी की वैल्यू एनआरटी नॉट बाय वी लिख दो। ये तो बिल्कुल लॉजिकल स्टेप है ना, एनआरटी नॉट बाय वी लिखना, क्योंकि हमको एक ही वेरिएबल तो जरूर हाँ। मतलब चाहिए, तो फिर तो उस हिसाब से एनआरटी नॉट जो होगा, जब गैस आपके एक्सपेंड करोगे तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर कैरी कर लेंगे। और डीवी बाय वी जब आप सॉल्व करोगे तो वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस इक्वल टू एनआरटी नॉट log v final by v initial। ठीक है, सर जो आपने वन वेरिएबल वाली बात करी और फिर आपने टी नॉट लगाया, वो समझ में नहीं आया। बेटा आप अच्छे से देखोगे ना तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी आया था, यस है ना? सर। इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी बच्चे, आपको पी भी वेरिएबल और डीवी वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो आपने क्या किया, पी को एनआरटी नॉट बाय वी लिखा, तो अंदर इंटीग्रेशन के लिए एक ही वेरिएबल रह गया बच्चे। ओके सर। हाँ सर, नहीं तो हम दो वेरिएबल में खेल रहे थे, मतलब वो तो फिर ठीक है, यस यस सर। सर यस। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ गए एनआरटी नॉट लॉग, अगर से 10 बेस पे लिखोगे तो फिर तुम्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि ये तो 2.3, नेचुरल लॉग आएगा ना। हाँ वैसे इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग था, पर अगर कन्वर्ट करोगे तो ये लिखना पड़ेगा, है ना, जाना। यस अब सर यस। आपने जितना वर्क किया, तो आपसे पूछे क्यू का फॉर्मूला बताइए। बाई चांस बच्चे यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में देखोगे तो डेल्टा यू तो 0 है, तो हीट और वर्क का फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे सेम ही होता है। कितनी आपने हीट ऐड करी होगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि आपने जब गैस को गर्म किया तो आपका, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। और अगर आपसे कोई पूछे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बताइए, तो मोलर स्पेसिफिक आइसोथर्मल बच्चा ने बताना क्या होती है, C की वैल्यू होती है Q डिवाइड बाय NDT, पढ़ा था ना। और आप गैस को गर्म कर रहे हो, गैस को गर्म कर रहे हो, पर टेम्परेचर में चेंज नहीं है, DT की वैल्यू क्या है, 0। तो C की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या मानी जाती है, इनफाइनाइट। ओके, ओके यस सर। सर यस। यस सर यस। क्लियर। और आगे बढ़े इसमें, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करना। आपने क्या किया, एक सिंपल सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस विच आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, is heated at constant temperature and during heating pressure change from 200 kilopascal to 100 kilopascal। जो गैस का मास था बच्चे आपने 64 ग्राम ले लिया। फाइंड हीट एडेड, आपने कितनी हीट ऐड करी होगी, क्लियर, ट्राई करें, आंसर बताइए बेटा इसको। प्रेशर चेंज करता है 200 किलोपास्कल से 100 किलोपास्कल, डन।
बोलो बच्चे आंसर। हाँ सर, एक मिनट। सर जो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था वो 2.303 वाला, तो उसको हम इसमें यूज कैसे करेंगे? लाइक उसी को यूज करना है ना हमें? देखो, आपको बच्चे की हीट पूछी गई है ना, यस ये बात सर। सबको क्लियर है बच्चे। यहाँ पे हीट W के इक्वल होगी, nRT नॉट लिखेंगे आप, है ना। और यहाँ बच्चे आपको मेरी एक गलती थी, टेम्परेचर बताना चाहिए था। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है काम, है ना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपने उसे गर्म किया तो N क्लियर है, 64 ग्राम के हिसाब से 2 मोल्स आ गए। R आपको क्लियर है बच्चे, यहाँ पे 8.3 जूल पर मोल केल्विन आता है ना। P की वैल्यू 300 हो गई। लॉग बच्चे अगर ध्यान से देखो तो मैंने V फाइनल बाय V इनिशियल लिख पाया था, है ना। 300 इंटू 8.3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास? 2500। 2500 इंटू 2 करोगे तो 5000, तो ये हो गया। लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल है, सही है, पर क्या इसको P इनिशियल बाय P फाइनल भी लिख सकते हैं? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा P V कांस्टेंट होता है ना, तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? P फाइनल V फाइनल। तो V फाइनल बाय V इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा? P इनिशियल बाय P फाइनल। क्लियर? तो 5000 इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चे? 200 किलो पास्कल था, बाद में प्रेशर कितना हो गया? तो log 2 आ गया। अब आप चाहो तो इसे 5000 इंटू 2.303 इंटू log 10 बेस 2, तो log 10 बेस 2 लिखोगे तो 0.3010 आ 0.3। जाएगा। सर ठीक है। वो तो कम हुआ था ना, लाइक प्रेशर हाँ तो बेटा, फिर 1/2 नहीं हुआ? लाइक इनिशियल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सही है मैंने सही है। रिवर्स कर दिया ना बेटा। यस सर यस ऐसे सर देसी तरीके से सोचो ना, जब प्रेशर आधा हुआ है तो वॉल्यूम डबल हुआ होगा ना। यस सर। तो ये आइसोकोरिक का क्लियर बेटा बहुत आराम से, क्योंकि अभी आइसोथर्मल हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है जरा देखा जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा आपने कभी कंटेनर की देखा? वॉल्स नॉन कंडक्टिंग हो जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसको पा पाने का एक सिंपल सा तरीका है। एक मिनट बेटा, मैं कुछ एक मिनट रुकेगा। एक मिनट बेटा होल्ड करेगा, जस्ट मैं मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या हुआ सर? एक मिनट बेटा होल्ड करो, जस्ट एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर रहा था।
ठीक है सर, ठीक है। हम्म। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब बच्चे क्या हुआ, सिंपल से कि जब दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर मैं सिंपल सिंपल फॉर्मूले से पढ़ूं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो। अब हीट एक्सचेंज कैसे जीरो हो सकता है समझने की कोशिश करो बच्चे कि आपने मान लिया यहाँ पे एक कंटेनर बनाया है ना। ये कंटेनर आप बनाते हो बच्चे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा है इस बात का कि ठीक है कंटेनर बनाया आपने, और यहाँ बच्चे जितनी भी सरफेस है उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया, इंसुलेट कर दिया थिकनेस ऑफ कॉटन के साथ, कुछ इंसुलेटेड मटेरियल लगा के, ऐसे कि भाई कैसे भी करके ये सराउंडिंग से हीट ना ले पाए। मतलब जो वॉल्स हैं सारी की सारी वॉल्स कैसी ली बच्चे, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर? थोड़ी सी गलती बस Yes, यहाँ sir. पर है बच्चे कि ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग तो होना चाहिए पर फिक्स ऐसा ना दिखे। ये आपका मूवेबल पिस्टन है ना, ये मूव करना चाहिए। आइसोकोरिक तो नहीं ले रहा। हाँ, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा तो फिर तो सब बात ही खत्म है। क्यू भी जीरो हो गया, डब्ल्यू भी जीरो हो गया, तो फिर तो डेल्टा यू खत्म हो गया। तो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। सडनली अगर तुम वॉल्स के साथ रखते हो, कोशिश ये करो कि जो तुम्हारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। मतलब पिस्टन को लेके आओ नीचे से, खटाक से एकदम से नीचे ले आओ। तो एक तरीके से वॉल से वैसे हीट नहीं आ रही थी और तुमने उसको हीट एक्सचेंज करने का चांस ही नहीं दिया। अगर तुम उसे हीट एक्सचेंज करने का चांस नहीं दे रहे हो तो पक्की बात है आप बोलोगे सर यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर? अब क्यू जीरो होने का मतलब बच्चे मोटा मोटा यह है कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू जीरो, और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। एनर्जी का चेंज होगा लेकिन वर्क डन के नेगेटिव का इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि बोले कि से एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यस सर। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव होगा इसका मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगी ही होगी। ये कूलिंग में टेम्परेचर से डिफाइन कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर? इस बात का बेस्ट एग्जांपल अगर लेना चाहो बच्चे तो जैसे कभी टायर बस्ट हो, कोई साइकिल चलाता हो जा रहा टायर बस्ट हो, तो सडनली जो एयर बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की एयर से काफी कम होता है ना। तो उसका रीजन बेटा बड़ा सिंपल है सर। आपको कैसे पता टेम्परेचर कम होता है? कई बार देखना अगर बड़ा सा टायर बस्ट हो तो ऑलमोस्ट जहां पे टायर बस्ट होता है उस पॉइंट पे देखोगे तो एयर फ्रीज सी हो जाती है इतना एकदम से, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन के साथ कूलिंग मिलेगी ही मिलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा विद एक्सपेंशन आपको हमेशा एडियाबैटिक में कूलिंग मिलेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अच्छा सोचो अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती? एडियाबैटिक कंप्रेशन होता तो कंप्रेशन होता तो वर्क डन की वैल्यू क्या वर्क डन होती? की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाती डेल्टा यू पॉजिटिव होता तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जब भी गैस को कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस करोगे तो आपका डेल्टा यू की वैल्यू बच्चे हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, ये बात पक्की? तो ये बच्चे ठीक है मैं आपकी बात मान गया। सर एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है? प्रोसेस इक्वेशन समझो क्या होता है। प्रोसेस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो आपको समझाए कि हाँ प्रोसेस क्या, जैसे आप P इक्वल टू C बोल देते हो तो पक्का हो जाता है आइसोबैरिक है। तुम T इक्वल टू C बोल देते हो तो पक्का क्या होता है, आइसोथर्मल है। है। तुम बोल देते हो V इक्वल टू, ऐसे प्रोसेस इक्वेशन यहाँ भी होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए, मैंने कब मना किया? तो आप अच्छे समझो कि जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो उसमें कुछ हीट है, कुछ du है, कुछ वर्क डन है। वर्क डन की वैल्यू PdV लिखी जाती है
डी की वैल्यू बच्चे एनसीवी dt लिखी जाती है ना, ये 0 है बच्चे। एक बात सबको पता होना चाहिए, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर होती है और सीपी बाय सीवी जो होता है गामा होता है ना। यस सर, ये पता है सर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करूं तो सीपी इक्वल टू गामा सीवी लिखोगे तो गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो हमेशा दाना सीवी की वैल्यू आर बाय गामा माइनस 1 होती है। क्लियर? जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब एन सीवी डी टी किसके इक्वल हो गया? माइनस पी डीवी। एन सीवी डी टी किसके इक्वल हो गया? माइनस पी डीवी। ओके, एक मिनट बेटा Yes, sir. होल्ड करिएगा, जस्ट एक मिनट। तो एनसीवीडी की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो गए? माइनस पीडीवी। अच्छा भाई, इसको एनसीवी को क्या लिख सकते हो? एन सीवी होता है आर बाय गामा माइनस 1, dt इक्वल टू माइनस पीडीवी लिख सकते हो। डन। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू बच्चे सबको पता है एनआरटी बाय वी होती है, तो एनआरटी बाय वी इंटू डीवी इक्वल टू एनआर बाय गामा माइनस 1 इंटू dt। क्या कुछ यहाँ से कैंसिल हो सकता है? हाँ सर, एनआर एनआर कैंसिल हो गया और एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन आ गया, dt बाय टी इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 डीवी बाय वी। क्लियर? बोलो सही है? Yes, बोलिए sir. बेटा। सर अब आ रहा है, लाइक थोड़ा सा लैग कर रहा है पीछे। लैग कर रहा है बेटा? नहीं सर, नहीं लाइव नहीं कर। फिर से बता दो आप, जो भी आपने लास्ट चीज लिखी ना। कुछ नहीं लिखा बच्चे, एनसीवीडी इक्वल टू माइनस पीडीवी लिखा, सीवी की वैल्यू को आर बाय गामा माइनस 1 लिखा, है ना। तो एनआर गामा माइनस 1 dt इक्वल टू एनआरटी बाय वी, पी की वैल्यू को एनआरटी बाय वी लिख दिया। सर वो गामा प्लस लिखा है फिर एंड में? कहा बेटा? गामा प्लस है, गामा माइनस 1 लिखा है। गामा माइनस 1। अच्छा, गामा माइनस 1, ओके। क्लियर? यस सर। अब अगर इस वैल्यू को आप इंटीग्रेट करोगे तो पक्की बात बच्चे आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग टी गामा माइनस 1 लॉग वी और प्लस लॉग सी लिख दो। ठीक, बोलो। अगर आपको माइनस एक गामा में ए प्लस टी गामा माइनस 1 लॉग वी लिख दीजिए और माइनस लॉग सी लिख दीजिए। ठीक है, सबको पता है बच्चे कि जो पावर होती है इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे log t प्लस log v टू द पावर गामा माइनस 1 और log a प्लस log v सबको पता है log a भी होता है, तो log tv गामा माइनस 1 इक्वल टू log c। log हटा दो तो इस प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन होती है tv गामा माइनस 1 इक्वल टू c। क्लियर? यस सर, यस। तो जो प्रोसेस इक्वेशन आएगी बच्चे, अगर देखा जाए तो tv गामा माइनस 1 इक्वल टू c है, सही है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, t की वैल्यू को pv बाय nr लिख सकते हो, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल टू सी। यस सर, जो पीवी गामा एडियाबैटिक इज इक्वल टू। प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन आती है बच्चे, जो पॉपुलर है वो ये है, पर ये भी काम का है ना। यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? यस सर। तो ये प्रोसेस इक्वेशन है बच्चे। अब आपको इसको प्लॉट करके देखना है, ग्राफ देखना है कैसी होती है। तो एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन आता है स्लोप का। अगर आपसे पूछो सर आइसोथर्मल का स्लोप कितना होता है ना, तो आइसोथर्मल का स्लोप का ये आपसे कोई पूछे, एक मिनट,
आइसोथर्मल की अगर बात की जाए बच्चे, तो आइसोथर्मल के लिए बच्चे मैं पीवी ग्राफ लेता हूँ, आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी इंडिकेटर डायग्राम। सबको क्लियर है बच्चे? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो प्रेशर बढ़ेगा पी प्लस डीपी, तो उसको पी प्लस डीपी इंटू वी प्लस डीवी लिख दीजिए। ये पीवी आ गया, इसको लिख सकते हैं पीवी प्लस पी डीवी, इसको लिख सकते हैं डीपीवी, और डीपी डीवी की वैल्यू को बच्चे क्या लिख सकते हैं? 0। पीवी कैंसिल, तो पी डीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डीपीवी। क्लियर? तो आपको पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डीपी बाय डीवी, तो माइनस डीपी बाय डीवी की वैल्यू बच्चे डीपी बाय डीवी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस पी बाय वी। मैथ सबको पता है कि इंडिकेटेड डायग्राम अगर पी पे बनाया है तो ये स्लोप हुआ किसका? आइसोथर्मल का। किस इंडिकेटेड डायग्राम पे? ऑन पीवी इंडिकेटेड डायग्राम। इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव और प्रेशर और वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर? यस सर। तो अगर कोई पूछे कि सर मैंने आज पीवी इंडिकेटेड डायग्राम बनाया और उस पर आइसोथर्मल का प्लॉट करूं तो सर ग्राफ कैसा होगा? सर ग्राफ आपका इस तरीके से आ गया, है ना? ठीक है? तो कोई पूछे सर इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, तो आप कहते हो सर इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपकी टेंजेंट आ गई। ये टेंजेंट अगर आ गई तो ये आपका एंगल स्लोप आएगा, और tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चे? अगर यहाँ पे प्रेशर कितना है बच्चे? P है और वॉल्यूम V है, तो tan थीटा की वैल्यू माइनस P बाय V होगी। क्लियर? यस सर। तो आइसोथर्मल का स्लोप कितना होता है बेटा? हमेशा माइनस P बाय V। माइनस पी बाई वी। ऐसे के पूछे सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कितना होगा, तो आपने बोला प्रेशर टू द वॉल्यूम डिवाइड गामा कांस्टेंट है। मान लो प्रेशर बढ़ गया, मान लो वॉल्यूम भी बढ़ गया, ऐसे मान लिया, हमारा आंसर अपने आप करेक्शन के साथ आएगा। पीरियड पर गामा इक्वल टू पी प्लस डीपी, वॉल्यूम कॉमन ले लीजिए, वॉल्यूम टू पावर गामा 1 प्लस डीवी बाय वी टू द पावर गामा। क्लियर? क्या यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ सर, वी टू द पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, और अगर पी कॉमन ले लो तो इसका पी आया, इसका 1 प्लस डीपी बाय पी आया, है ना? पी कॉमन, और ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डीवी बाय वी। क्लियर? कुछ कैंसिल है, पी कैंसिल हुआ। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस डीपी बाय पी को किसके साथ? 1 प्लस गामा डीवी बाय वी, और यहाँ पे 1 ही आएगा। क्लियर? जरा एक बार ट्राई करिए, तो 1 प्लस गामा डीवी बाय वी एक टर्म आएगा, फिर डीपी बाय पी एक टर्म आएगा, फिर गामा डीपी बाय पी। सर वो टर्म आप लास्ट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जो कट कर सकता है उसको तो हटा ही दें, और लास्ट टर्म को बच्चे इग्नोर कर दीजिए। तो आखिर वैल्यू बेटा क्या बनी? गामा डीवी बाय वी इक्वल टू माइनस डीपी बाय पी। क्या बच्चे यहाँ पे स्लोप दिख रहा है? डीपी बाय डीवी आ रहा है, और डीपी बाय डीवी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस गामा पी बाय वी। माइनस पी वी। तो बताओ कि स्लोप कैसा है? प्लस है माइनस है? सर एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होगा बच्चे? श्योरली नेगेटिव ही होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल श्योरली, और उसके में सिर्फ एक गामा का मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। वाइज। और अगर मैं स्लोप कंपेयर करूं तो एडियाबैटिक का स्लोप m टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। जो भी आइसोथर्मल आ रहा होगा उसका n टाइम्स गामा होगा, टाइम्स ना, लाइक गामा टाइम्स। सॉरी गामा टाइम्स होगा। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्लियर? यस। तो कभी कंपेयर करना हो तो ज्यादा स्लोप किसका होगा? अगर एक ही पॉइंट से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों चले, तो आपको किस तरह का, मान लीजिए ये आपका आइसोथर्मल है, तो एडियाबैटिक अगर किसी पॉइंट कॉमन से शुरू करोगे तो उसका स्लोप ज्यादा ही आएगा, इस तरीके से। क्लियर? ज्यादा ढाल किसके पास होगा? हमेशा एडियाबैटिक का। किसके कंपैरिजन में? आइसोथर्मल के सामने। क्लियर? यस सर। यस सर। तो जब भी एडियाबैटिक आइसोथर्मल को कट करेगा
तो हमेशा मोर स्लोप, हायर स्लोप और ऑल्सो नेगेटिव, दोनों जानते हैं। क्लियर? एडियाबेटिक प्रोसेस क्लियर है बच्चे सबको? किसी बच्चे को डाउट? नहीं सर, समझ में आया। नेक्स्ट बेटा, हमने एडियाबेटिक के बाद बात करी, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास। अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है तो बताएंगे? सर जो बार बार रिपीट होता रहता है, लाइक रेपिटेटिव प्रोसेस। नहीं, ऐसे नहीं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग इसको उठाते हैं, जैसे इंजन्स की बात करते हैं। इंजन्स में जब पिस्टन अंदर मूव करते हैं सिलेंडर्स में, तो जैसे पहले स्टेट होती है, फिर वो कंप्रेस होता है, फिर उसमें इग्निशन होता है, फिर एक्सपेंड करता है ना, और फिर से जिस स्टेट पे होता है उसी स्टेट पे वापस आ जाता है। तो अगर आपका कोई प्रोसेस ऐसा चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि पीरियोडिक नेचर आ रहा है, कि जिस स्टेट से चला था उसी स्टेट पे वापस आ जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मतलब वो स्टार्ट होके अपनी इनिशियल से जब वो पे वापस आ जाता है तो साइक्लिक होता है ना, कि लाइक? हाँ, जहां से चला था फिर से उसी स्टेट पे वापस आ जाए तो उसको बच्चों को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं किसी इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प लूं, सर मेरा एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको कुछ बोला? कुछ नहीं बेटा, मैं साइक्लिक प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइक्लिक प्रोसेस में जब मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास एक स्टेट थी, स्टेट को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मान लेते बेटा आपने यहाँ से यहाँ गए, से यहाँ पे आए, से यहाँ से। जब कर्व पकड़ा हो इसे, तब कर्व नहीं पकड़ना है, नहीं पकड़ा हो तो कर्व पकड़ना है ना। ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब आप ए से गए बी स्टेट पे, बी से गए सी स्टेट पे, सी से गए डी स्टेट पे, और वापस वहां पे आ गए। तो क्या आपको लगता है बच्चे पूरा एक राउंड में एक साइकिल कंप्लीट हुआ? यस सर। है ना? यस सर। आप एक बार ये समझा सकते हो फिर से? मैं बेटा 2 बार और समझाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही मेरे फोन में। सर आप फोन से कर रहे हो? नहीं, कर तो आईपैड से रहा हूँ बच्चे, उसमें एक अपलोड डालना था मेरे को, डाल रखा है, फोन हैंग कर गया है। और फोन हैंग कर जाता तो फिर मैसेजेस नहीं आते बिल्कुल। तो ये ए बी सी डी ए बेटा आपने लिखा है। साइकिल प्रोसेस का मतलब बच्चे ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, सी से डी पे आए और वापस ए पे। तो आप जहां से चले थे वहां वापस आ गए। तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस की खास बात क्या होती है? सिग्मा डेल्टा यू की वैल्यू बच्चे 0 आती है। ओके, सिग्मा डेल्टा यू का मतलब समझे क्या? 0 क्यों हुआ? हाँ सर, जहां से क्योंकि चले थे इनिशियल से फाइनल वहीं पे पे। मतलब वापस आ गए। कोई एनर्जी चेंज हुई नहीं। हाँ, ना बीच में चेंज हुई। लेकिन बी होकर की वापस आ एनर्जी, गए। बी से सी पे एनर्जी चेंज हुई, सी से, ये हाँ स्टेट हाँ समझ हाँ, थे। ओके ओके, यस तो यस। आपका ये कहना गलत हो, ये मत कहना कि डी यू नॉन जीरो होता है, डेल्टा यू टोटल नॉन जीरो होता है। डेल्टा यू अच्छा टोटल अच्छा जीरो होता अच्छा, है। यस सर, समझ चेंजेस तो गया। हुए पर टोटल चेंज जीरो। यस सर, यस यस। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनको पहचानो कैसे बच्चे? जब ऐसे लिखा जाए ए बी सी डी ए, है ना, या फिर ए बी सी ए लिख दिया, अरे बात समझ में? ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए। डन। ये साइक्लिक प्रोसेस आता है। यस सर। अब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की जो अच्छी बात होती है बच्चे, वो होती है कि भाई सिग्मा डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है
और डेल्टा का सबको पता है Q माइनस डब्ल्यू होता है, तो श्योरली अगर लिखोगे तो सिग्मा क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा डब्ल्यू। आप जितनी हीट ऐड करते हो वो सारी किस में कन्वर्ट होती है, वर्क। तो टोटल हीट इक्वल टू नेट हीट इक्वल टू net heat is net टोटल work. वर्क। ओके, Yes sir, yes. तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आई। आपने कहा चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस की, तो सिग्मा डेल्टा यू 0 हो गया, सिग्मा क्यू सिग्मा डब्ल्यू हो गया। अभी साइक्लिक प्रोसेस जितने भी होते हैं बच्चे, उन पे इंजन्स बेस्ड होते हैं। कोई भी इंजन जो होता है उसमें आपका जिस स्टेट से आपको चलते हैं उस स्टेट पे वापस आना होता है। तभी तो देखिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, आरपीएम पढ़ते हैं, जैसे आप इंजन के लिए देखते हैं 3000 आरपीएम है ना। तो वो अगर तो आरपीएम, revolutions per minute मतलब. हाँ, पर जब आपके जो क्रैंक घूमता है उसको घुमाता तो इंजन ही है ना, और एक राउंड पूरा होना मतलब उसका साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना। Yes sir, इंजन्स yes. की जब वर्किंग कभी आप प्रॉपर्ली देख पाओगे तो उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन एक स्टेट बार बार रिपीट हो रही है। तो एक स्टेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पहले आने में आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आप साइकिल्स कॉन्टिन्यूसली उसमें कंप्लीट कर रहे हो। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में आप कुछ एनर्जी डालते हो जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, और कुछ एनर्जी बच्चे आपको मिलती है। इंजन्स का काम ही यही होता है। अगर कोई पूछे इंजन्स का ब्लॉक डायग्राम क्या है, तब बोलोगे इंजन्स के ब्लॉक डायग्राम में वो हीट लेके हमें वर्क देता है। चाहे वो कोई बाइक का इंजन हो, उससे पेट्रोल बर्न करते उससे हमें वर्क मिलता है, चाहे कार का इंजन हो, जो हीट से वर्क कन्वर्जन देता है बच्चे, वो इंजन होता है। और इनपुट और आउटपुट में ध्यान देना बेटा, इनपुट क्या होता है, वो वाली सारी हीट जो कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव हीट का मतलब क्या होता है, इसमें हीट आपने बेटा ऐड करी। और आउटपुट किससे आता है, टोटल वर्क से। बेटा क्या आपको बताया गया क्लास में कि अगर सिग्मा डेल्टा यू 0 है, तो सिग्मा डेल्टा यू 0 होने का मतलब बच्चे बताना क्या होता है। तो आप बोलोगे सिग्मा डब्ल्यू और सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जहां टोटल वर्क आ रहा है वहां पे क्या लिख देना, टोटल हीट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव हीट। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज इक्वल टू टोटल हीट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव हीट। क्लियर? सर क्या सर सॉरी मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था कि आप ये वाला पार्ट वो जो आप इंजन बेटा दूसरे साइक्लिक टाइम में तरीके, बता रहे थे। एक मिनट बेटा, मैं आपको सब समझाता हूँ। 2-3 मेथड समझाऊंगा आपको। समझा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए आ गए, है ना। ए बी प्रोसेस में जो हीट की वैल्यू थी वो अल्फा थी प्लस, बीसी में हीट की वैल्यू कितनी थी बच्चे, बीटा थी प्लस, सीडी में हीट की वैल्यू बच्चे कितनी थी, माइनस गामा, और डीए में हीट की वैल्यू कितनी थी, -5। क्लियर? ओके। यस सर। तो अगर कोई पूछे एफिशिएंसी बताइए, तो एफिशिएंसी क्या सिखाया बच्चे मैंने, टोटल हीट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव हीट। तो बच्चे बता रहे टोटल पॉजिटिव हीट कौन कौन सी हीट है, जहाँ पे हमारा फ्यूल खत्म हो गया, अल्फा में और बीटा में। तो नीचे आ गया अल्फा पर बीटा। और टोटल हीट कितनी होगी, टोटल हीट Alpha तो बेटा plus सब beta. जोड़ दीजिए, माइनस गामा -5 ऐसे लिखें। तो क्या इसको 1 माइनस गामा प्लस 5 डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की जो एफिशिएंसी आती है बच्चे, वो कैसे आती है बच्चे, 1 से कम आनी चाहिए, और आनी भी चाहिए 1 से कम, है ना। 1 से कम एफिशिएंसी आ रही है बच्चे आपके यहाँ पर, तो वो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो आप देते हो उसको कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो एफिशिएंसी 0.2 है, तो 0.2 का मतलब क्या होता है सर, 20%। 100% पॉजिटिव हीट ऐड करने पे, 100 जूल पॉजिटिव हीट ऐड करने पे जो वर्क डन आपको मिल रहा है वो आपका 20 है। क्लियर? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मशीन बहुत खराब है मतलब। नहीं बच्चे, नॉर्मली पेट्रोल इंजन जो होते हैं, डीजल इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 15-20% पे ही काम करते हैं। क्योंकि अच्छा आप अच्छा। कभी कभी किसी जो गैस, एक गजलिंग इंजन जिसमें गड़गड़ गड़गड़ हीट निकल
चल रहा हो, तो आप उसके पीछे एग्जॉस्ट के पास खड़े होकर देखो, मैक्सिमम तो हीट बाहर निकल जाती है ना। तो फ्यूल बर्न करने पे जो हीट मेरे लिए यूज में आ पाई वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, हाँ सर, हाँ फिर भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। पेट्रोल का प्राइस तो बेटा जब तक एलन मस्क चाहेगा तब तक बढ़ेगा, जिस दिन चाहेगा गिरा देगा, वही गिरा सकता है बस वो। सर तो लाइक अलग अलग फ्यूल्स की फिर एफिशिएंसी अलग होती होगी ना? अलग अलग फ्यूल्स की एफिशिएंसी अलग होती है, अलग अलग फ्यूल्स अलग अलग इंजन्स पे होते हैं, अलग अलग इंजन्स अलग अलग साइकिल्स पे होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैंने यहाँ पे डीजल इंजन की बात करी, है ना। डीजल इंजन जो होते हैं उसका साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ, डीजल इंजन का साइकिल कैसा होता है ना, इमेज पे दिखाते हैं। तो आपको दिख रहा है पीवी इंडिकेटर डायग्राम में, यस सर। डीजल Yes. इंजन, इसको अपने उसमें यूज कर लेते हैं ना। है बड़ी जोरदार चीज है यार, फोटो उठाओ कहीं से उठा कहीं डाल दो। और ये सब जितने इंडियंस की साइट्स होते हैं सब चिंदी चोर होते हैं, वो फोटो नहीं शेयर करने देते हैं। एक फोटो बना देंगे तो ऐसे मान लेंगे जैसे पता नहीं है डीजल इंजन उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, ओपन सोर्स रखो, जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ ले यार। हाँ सर, ये काफी होता है, मतलब मैं देखा है। एक मिनट, पता नहीं कहीं हैंग कर रहा है। ठीक है, वो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह की। तो ये आपका डीजल इंजन आपके पास है। डीजल इंजन में आपको पता लगा ये कौन सा इंडिकेटर डायग्राम है बच्चे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। तो आइसोबैरिक पे आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, है ना। जहां फ्यूल इंजेक्ट हो चुका था वहीं पे आपने कंबशन दिया, यहाँ पे बर्निंग दी, फिर उसका पावर स्ट्रोक आया, पावर स्ट्रोक के बाद गैस बाहर निकल गई और फिर पिस्टन को प्रेस करके लाया। तो जब कंप्रेस करके रखोगे उस पॉइंट पर हीट ऐड करोगे तो एकदम से एक्सपेंशन आएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? यस सर, यस। यस तो सर। बात है कि सर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस देखोगे तो उसमें ही आता है। चलो, अब आपने कभी देखा होगा भाई डीजल इंजन होते हैं, डीजल इंजन की एफिशिएंसी से हमें पढ़ाया गया है मोर एफिशिएंट इंजन माना जाता है। ठीक है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं पर एफिशिएंसी के टर्म में बच्चे ये बेटर होते हैं। देखो एक टर्म पढ़ने में आ रहा है, लिखने दिख रहा है, डीजल इंजन कंबशन डिफर्स फ्रॉम द गैसोलीन, गैसोलीन पावर्ड ऑटो साइकिल। अब ऑटो साइकिल देखिए क्या होता है। ऑटो साइकिल जो है बच्चे आपको यहाँ पे पूरा इन्होंने बना के दिखाया, ये आपके पास बेटा ऑटो साइकिल आया पूरा। क्लियर दिख रहा है कि पहले आपने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया, फिर आपने कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड किया और फिर तो ये हमारे पेट्रोल साइकिल आ गया। ठीक है, यस सर, यस। अब पूरा डिस्कशन बेटा उन्होंने दिया है। देखो आइसोबैरिक में पहले क्या किया, वॉल्यूम कम किया, ठीक है ना। फिर वॉल्यूम कम करने के बाद बेटा आपने क्या किया, देखो यहाँ से बात शुरू हुई थी। पहले आपने क्या किया, ड्रॉप ऑफ पिस्टन पुल्स इन गैस मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर। तो आपने क्या किया बेटे, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, ये ऊपर से पेट्रोल आ रहा है यस सर, वो वॉल्यूम बढ़ा रहा और है वो उसका। जब खींच रहा है तो यहाँ से वॉल खुल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने बच्चे क्या किया, ड्रॉप ऑफ पिस्टन, अब आपका गैस मिक्सचर आ चुका है, अंदर पूरी गैस आ चुकी है। ठीक, फिर आपने क्या किया, रिटर्न ऑफ पिस्टन, पिस्टन से क्या किया, फिर जब वो आ चुका था तो वॉल बंद कर दिया और गैस को कंप्रेस किया, गैस के मिक्सचर को 2 से 3 में एडियाबेटिक कंप्रेशन दिया। क्लियर, अब गैस हाई प्रेशर पे आ चुकी है तो वहां पे एकदम से स्पार्क प्लग से फटाक से फ्यूल इग्निशन दिया। फ्यूल इग्निशन जैसे ही हुआ तो राइजिंग टेम्परेचर प्रेशर हुआ, है ना, ये सडन हुआ होगा।
और फिर आपने क्या करा, एक्सपेंशन को खोल दिया, तो पावर स्ट्रोक क्लियर है ना, 4 से 5 में मिला। सर हाँ हाँ पावर आपने और उसमें पावर बताया स्ट्रोक 4 से 5 में मिला। अब 5 के बाद बच्चे क्या होगा, अंदर गैस आ चुकी थी, तो आपने क्या किया, वॉल्व खोलो और फिर उससे क्या करो, वहां से सारी गैस बाहर निकाल दो। अब सारी गैस बाहर निकाल के बच्चे क्या हुआ, अंदर हाई प्रेशर था, प्रेशर ड्रॉप हो गया, देख रहा है 5 से 6 में। यस सर। यस सर यस, तो वॉल्यूम आपसे, कांस्टेंट रख के। हाँ, तो ये बच्चे हमारे पास पेट्रोल साइकिल आ गए। तो जितने भी इस इंजन होते हैं वो किस पे होते हैं बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस पे होते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी किस चीज पे डिपेंड करती है बच्चे, दो चीजों पे। आपने टोटल वर्क कितना किया, जो कि टोटल हीट है, और कितनी आपने हीट दी प्रोसेस। जैसे आप ध्यान से देखो, डीजल इंजन में दिख रहा है कहाँ हीट ऐड हुई, Q1 हीट ऐड हुई और Q2 बाहर चली गई। तो नीचे कौन सी लिखी जाएगी, केवल Q1 Q1। Q1 क्योंकि और Q1 ऊपर ऐड क्या हुई लिखी जाएगी, ऊपर कौन सी होगी, टोटल हीट Q1 माइनस Q1 Q2। प्लस Q2। टेक्निकली Q1 प्लस Q2 होगा, पर Q2 सेल्फ इम्पोज निगेटिव लेके ही आएगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट में गैस गई ना, तो रिलीज गैस हुई ना। रिलीज गैस, तो यस सर यस यस। हाँ, तो ये अपना एफिशिएंसी का डिस्कशन आया। क्लियर? यस सर यस। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा। आपने एक ABCDA प्रोसेस बनाया है ना, 4 स्टेप का प्रोसेस है। उसमें AB है, उसमें BC है, उसमें CD है, उसमें DA है। और आपने प्रोसेस को बच्चे ऐसे यहाँ पर उसकी एनर्जी एनालिसिस करी, ठीक है ना। ये जो था बच्चे, इसमें Q था, डेल्टा U था, W लिखा आपने बच्चे। आप 300 जूल एनर्जी ऐड करते हो यहाँ पे, और ये 200 आता है। यहाँ पे बच्चे आपने ऐसे 100 ये वैल्यू को बच्चे आपने 100 लिखा, ये वैल्यू 0 लिखी, यहाँ कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आपने -100 लिखा, ये वैल्यू बच्चे आपने -100 लिखी, ये नहीं लिखे। नेक्स्ट बच्चे आपने क्या लिखा, सबके पास ये जगह खाली थी, और यहाँ पे आपने बेटा क्या लिख दिया, लेट्स से ये वैल्यू 0 थी, ठीक है, डन। अब आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह है बेटा, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, समझो। ये मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये सारे, क्या ये ब्लैंक्स बेटा फिल कर सकता है? सर लास्ट और ये वाला क्या दिखा रहा है? अच्छा। सिग्मा सबका टोटल। चलिए बताइए, AB प्रोसेस बताइए बेटा क्या हुआ, 300 जूल एनर्जी आपने ऐड 200 करी 200 है ना, तो ये 100 आ जाएगा। 300 में से 200 तो वर्क ले गया, तो आपके सर मैं वही कर रहा था, 300 माइनस 200 200। हाँ। अच्छा ये प्रोसेस बताना बच्चे, BC बताओ कौन सा प्रोसेस है, गेस करो। यहाँ पे 100 BC आएगा। कैसा प्रोसेस है, जिसमें आपकी एनर्जी बच्चे इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका लिए आइसोथर्मल था, तो आपके हीट कितनी ऐड करी होगी सर, 100 जूल हीट ऐड करी होगी। क्लियर? यहाँ 100 माइनस 100 का मतलब बताओ बेटा, CD कैसा प्रोसेस हुआ, पहचानो। CD कैसा प्रोसेस हुआ, आइसो बारीक हुआ ना। CD ठीक से पहचानो, आइसोकोरिक हुआ ना, W की वैल्यू 0 आ रही है ना। हाँ सॉरी सॉरी, W की वैल्यू, हाँ सॉरी आइसोकोरिक हुआ हाँ। और DA कैसा वॉल्यूम प्रोसेस कांस्टेंट हुआ, हुआ हाँ। DA कैसा प्रोसेस हुआ, सर इसमें QE0 तो आइसो नहीं, वेट, ठीक से पहचाना बच्चे, Q0 तो एडियाबैटिक हुआ ना, यस ये सर। एडियाबैटिक हुआ, इसका मतलब अब सिग्मा डेल्टा यू, क्योंकि तुम्हें पता है कि जहां से चलते हो वापस आते हैं, तो सिग्मा डेल्टा यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यस 0 नीचे। तो ये वैल्यू बच्चे क्या हो गई आपकी, एक काम करना, इसको बच्चे आप ऐसा करो, 100 ही लिख दो, है ना, ये -100 लिख दो, तो ये -100 हो गया। तो यहाँ पे बच्चे बताना क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 0, टोटल 0 लाने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। यस यस। और Q डेल्टा यू W में अगर डेल्टा यू 0 है, तो W की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, -100 हो जाएगा। डेल
ये -100 आ गया। क्लियर? अब आप ध्यान से पूरे प्रोसेस में जितने आप हीट ऐड करते हो और जितना वर्क होता है सेम आ रहा है। 300, 100, 400, -100 से 200 आ गया, और इधर 200 -100 ऐड हो गया तो 200 आ गया। क्लियर? हाँ सर, हाँ, तो नेट कोई Yes, चेंज sir. नहीं होगा। हाँ, तो अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे एफिशिएंसी की, इस सर मुझे इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी बताइए, तो बता सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी? क्या बताया? टोटल हीट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कहाँ पे आपका फ्यूल कंज्यूम हुआ है, क्या यहाँ हीट ऐड हुई है? हाँ सर। हाँ सर, क्या यहाँ 100 पे यूनिट हीट ऐड हुई है, हुआ? उनको पकड़ना है, बाकी सब तो छोड़ हाँ, सकते हैं। तो ये 100 आ गया, 400। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? हाँ। 0.5। तो 0.5 की एफिशिएंसी वाला बच्चा आपका ये प्रोसेस है। डन है? फिर यहाँ पे आप जो मतलब यहाँ पे आप जो नोटेशन यूज कर रहे हो वो आप ईटा यूज कर रहे हो ना? ईटा, ईटा। ईटा, हाँ सर, ठीक है। डन है? यस सर, यस। सर फिर जो फ्रीक्वेंसी प्ले करते थे वो भी यही होता ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए ये आता फ्रीक्वेंसी था के लिए बच्चे। नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, ये तो हम स्टोक्स लॉ में यूज करते थे ईटा, हाँ, वो था। वो है ये स्टोक्स लॉ वाला ईटा है। ओके। ठीक है, तो चलो भाई, हमने जब क्वेश्चन करा तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लो बच्चे मुझे एग्जाम में अगर यहाँ पे पीवी ग्राफ दिया जाए, है ना, ये आपको पीवी ग्राफ दिया गया और आपसे बोला गया भाई मुझे आप एफिशिएंसी बताइए क्या होगी। गैस के बारे में बता दिया गया था बच्चे, हीलियम गैस है। हीलियम गैस को एक साइक्लिक प्रोसेस बेटा लेके जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा बताया गया आपका यहाँ से, ठीक है। यहाँ बच्चे आपको वॉल्यूम वी नॉट दिया गया था, यहाँ प्रेशर आपका पी नॉट था। आपने बेटे यहाँ पे वॉल्यूम 3 वी नॉट किया और प्रेशर आपने बढ़ा के 3 पी नॉट किया। ओके, तो इस तरीके से ऐसा है बच्चों। तो ये आपके पास ए स्टेट थी, ये बी स्टेट थी, ये सी स्टेट थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया इसकी एफिशिएंसी बताइए क्या होगी। चलिए ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम बेटा दे रहा हूँ मैं।
सर आंसर वो पी नॉट और वी नॉट के टर्म्स में आएगा ना? सर आप म्यूट हो सर। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी थी तो एक चीज तो बच्चे होते हैं टोटल हीट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव हीट है। ऑब्वियसली पीवी इंडिकेटर डायग्राम में एक बेनिफिट क्या होता है, टोटल हीट और टोटल वर्क सेम होता है, और टोटल वर्क जो होता है बच्चे पीवी के केस में एरिया बाउंडेड है। क्लियर? तो ये जो बच्चे हमारा इस प्रोसेस के अंदर एरिया बाउंडेड दिख रहा है बच्चे, ये मेरा टोटल वर्क डन होगा। क्लियर? तो क्या टोटल वर्क डन की वैल्यू बच्चे यहाँ से निकालना आसान थी? तो टोटल वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल W इज इक्वल टू, बोलो टोटल एरिया, सर हाफ टोटल वर्क डन होगा 2 P नॉट V नॉट। सम ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट 2V नॉट इनटू 2P नॉट, तो हाफ 2P नॉट इनटू 2V नॉट, 2 कैंसिल हो गया, 2P नॉट V नॉट। क्लियर? अब एक बात बताना बेटा कि QAB, QBC, QCA में से हमें थोड़ा अगर मैं दिमाग लाया तो पहचान सकते हैं कौन सी हीट पॉजिटिव है। QBC वाली हीट कैसी होगी बच्चे जरा बताना। आइसोकोरिक पे गैस कूल हो रही है, आइसोकोरिक पे गैस कूल हो रही है, इसका वर्क डन 0, और कूल हो रही है इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यस सर। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव और W 0। तो डेल्टा यू निगेटिव, बोलो बच्चे, और W 0, तो उस हिसाब से QBC की वैल्यू डेल्टा यू प्लस W के हिसाब से QBC निगेटिव होगी। क्लियर? यस सर। QC है, QC में वर्क डन क्या है बच्चे? निगेटिव है, वर्क डन में निगेटिव है, और डेल्टा यू भी निगेटिव है, क्योंकि कूलिंग हो रही है ना। याद करो कल बताया था ना कि आपके आइसोथर्मल कर्व पास करते हैं लाइन से, तो B से C में भी टेम्परेचर कम हुआ है, और C से A में टेम्परेचर भी कम हुआ है, वर्क डन भी निगेटिव है। तो QCA की वैल्यू क्या हो गई? बोलो बच्चे, नेगेटिव। इसका हमें बाकी 3 हीट निकालने की जरूरत नहीं, केवल 2 से ही काम चल जाएगा। QAB, QAB कैसे निकालोगे? सर QAB बताओ कौन सा प्रोसेस है, बताओ QAB कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है? सर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है सर। हाँ वही वही। हाँ, ना ये इसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब सारे थोड़ी ना पढ़ लिए तुमने, सब थोड़ी ना पढ़ के बैठे हो। तो QAB कैसे Yes, sir. निकालेंगे? सर QAB निकालेंगे हम लोग अपने बुद्धि से, डेल्टा यू प्लस W से। चलिए भाई W कैसा होगा? तो W बच्चे क्या टोटल वर्क डन AB प्रोसेस का एरिया निकाल पाओगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक P नॉट है, एक 3P नॉट है, गैप कितना है बच्चे? 2V नॉट, तो हाफ P नॉट प्लस 3P नॉट इंटू 2V नॉट। क्लियर? तो वैल्यू बेटा के 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4P नॉट V नॉट। ये वैल्यू तो डेल्टा यू की आई, सॉरी ये वैल्यू तो W की आई बेटा आपके पास। क्लियर? डेल्टा यू Yes, कैसे sir. निकालेंगे? NCV, CV सबके पता है 3R/2 NCV आएगा, डेल्टा टी। और T फाइनल माइनस T इनिशियल, हाँ उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P तो 3/2 लिखोगे तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो B वाले प्रोसेस में फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम 3P नॉट 3V नॉट 9P नॉट V नॉट, और इनिशियल P नॉट V नॉट था, तो 9P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, तो वैल्यू 8P नॉट V नॉट आई, 2 से डिवाइड करोगे 4, तो 12P नॉट V नॉट आ गया। क्लियर? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे? टोटल वर्क डन कितना आया था बोलो बेटा? 2P नॉट V 2 नॉट, P नॉट V नॉट, और पॉजिटिव हीट कितनी है? 12 P 12P नॉट नॉट V V नॉट। नॉट। तो ये टर्म कैंसिल होके बच्चे एफिशिएंसी 1/6 आई। 1/6 का मतलब समझे क्या हुआ? 6 हिस्सा हीट ऐड करने पे 600 जूल हीट देने पे मुझे केवल 100 जूल का वर्क मिलेगा। क्लियर? Yes, sir.
ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर क्लियर है। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई आपने यहाँ पे इस तरीके से लिया, ये V लिया, ये P लिया, और आपने गैस फेज पर ऑक्सीजन ली, और जो प्रोसेस लिया बच्चे वो इस तरीके से आ रहा था कि आपने ठीक है ना। इसका हम बच्चे बता देगा शुरू में वॉल्यूम कितना था V0, शुरू में प्रेशर कितना था P0, प्रेशर कितना हो गया बच्चे 4P0, उसी प्रोसेस में वॉल्यूम कितना हो गया 4V0। आप A से B, B से C, C से D और D से साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं। गैस आपके पास ऑक्सीजन है, क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बेस्ड ऑन दिस साइक्लिक प्रोसेस पूछा गया था, कितना होगा। डन है? चलिए सर टोटल वर्क तो इसमें आसानी से ही मिल जाएगा। तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सब बच्चे ट्राई करिएगा। Q डेल्टा U W की वैल्यूज A B B C C A की सबकी फिल करिएगा, है ना। नो डाउट हमारा एफिशिएंसी का आंसर केवल इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, टोटल वर्क डन वाली वैल्यू पे। नो डाउट जो टोटल वर्क डन होगा वही टोटल हीट होगा। टोटल वर्क डन टोटल हीट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हाँ, और ये वैल्यू चाहता आप देख के बता सकते हो, 3P0 इंटू 3V0, तो ये एरिया हो जाएगा 3P0 इन 3V0 के अकॉर्डिंग 9P0 V0। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे भी आज आप लोग बच्चे घर पे, तो 9P0 V0 ही आएगी, टोटल हीट है, टोटल वर्क डन की वैल्यू। डन। अब मुझे बताना Yes, बच्चे ए बी में हीट ऐड हुई है क्या? क्योंकि आइसोकोरिक है, टेम्परेचर बढ़ा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ा तो हीट ऐड हुई होगी। बीसी में भी हीट ऐड हुई है, सीडी में टेम्परेचर डिक्रीज किया है, इसलिए डेल्टा यू नेगेटिव और डब्ल्यू जीरो। तो बच्चे केवल हमें क्यू ए बी और क्यू बी सी निकाल देना। अगर मैं क्यू ए बी और क्यू बी सी निकाल दूं तो मेरी बात बन जाएगी। क्यू ए बी बताना बच्चे कैसे निकालेंगे, बोलो क्यू ए बी कितना होगा। ए से बी कैसा प्रोसेस है बच्चे, बोलो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के हिसाब से क्यू बी हो जाएगी एनसीवी डेल्टा टी, याद आया। यस सर, ये वही हमारा जनरल जो और हमेशा क्यूबीसी कितना हो जाए, और क्यूबीसी कितना हो जाएगा आइसोबैरिक, तो इसकी हीट हो जाएगी एनसीपी डेल्टा टी। तो क्यों ना हम लोग जल्दी से क्यू ए बी और क्यू बी सी निकाल दें। क्यू ए बी किसके इक्वल होगा बोलो बच्चे, क्यू ए बी होगा एनसीपी डेल्टा डी, है ना। चलिए बोलिए, सॉरी क्यू ए बी होगा एनसीवी डेल्टा डी। गैस लिए बच्चे इस बार आपने ऑक्सीजन, सीवी होगा 5R/2, डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखो, 5/2 बाहर रखो, एनआरटी फाइनल। अब ए से बी प्रोसेस में एनआरटी फाइनल, पी फाइनल, वी फाइनल जो होगा वो 4P0 V0 होगा, और इनिशियल कितना होगा P0 V0। तो 4P0 V0 माइनस P0 V0 से कितना आ जाएगा 3P0 V0। क्लियर? 15P0 V0 डिवाइड बाय 2। और QBC कितना होगा बच्चे, बोलो बी से सी। बी से सी में आपने आइसोबैरिक प्रोसेस फॉलो किया है, एनसीपी डेल्टा डी आएगा, है ना। और एनसीपी डेल्टा डी कितना हो जाएगा, सीपी होता है सीवी प्लस आर, तो 7R/2 इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डन। 7/2 कॉमन लिखा, और पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल किसके लिए सॉल्व किया, बी से सी। अब इतना तो सबको पता है फाइनल कितना है, फाइनल के लिए बच्चे बताना, बी से सी में जाओगे तो पी फाइनल वी फाइनल की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 16P0 V0, और इनिशियली कितना होगा बच्चे 4P0 V0। क्लियर? यस सर यस। तो 16P0 V0 माइनस 4P0 V0 के हिसाब से 12P0 V0 आ गया। 2 और 6 12 में पढ़ा तो 6 आया 42P0 V0। क्लियर? बोलो बेटा, यस बोलो जल्दी जल्दी, अब तो बड़ा आगे बढ़ाई जाए। जैसे दोनों केसेस में क्या बोलते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की वैल्यू अलग कैसे आएगी। आप अपनी बुद्धि लगाइए थोड़ी सी, है ना।
मैं आपकी हेल्प करूंगा भाई। कैसी बात कर रहे हो यहाँ? क्या आपको नहीं लगता है आइसोथर्मल कर्व ऐसे रहे होंगे? यस सर। ओके ओके, यस यस सर, पता चल गया, ठीक है। ठीक है, तो यस अब सर। एफिशिएंसी पे आ गए बेटा। जल्दी से बताओ एफिशिएंसी में क्या लिखते हैं। टोटल जो आया था वो 9 पी नॉट वी नॉट आया था, तो टोटल वर्क डन आ गया 9 पी नॉट वी नॉट। और दो जगह हीट ऐड करी। पहले आपने हीट ऐड करी 15 पी नॉट वी नॉट बाई 2, और फिर आपने हीट ऐड करी 12 पी नॉट वी नॉट इंटू 7/2, है ना। तो यहां से देखो तुम्हें बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी। जो एफिशिएंसी आ रही है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, उनकी शेप पे, उनकी गैस के एटॉमिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 15/2, 12/7 कितना होता है 84, 84/2 18 डिवाइड बाय 84 और 99। 9 की टेबल में अगर कट करोगे तो 2/11, ठीक है। तो 2/11 का मतलब अगर 11 रुपए आप खर्च करते हो हीट में, तो 2 रुपए आपको वर्क में वापस मिलते हैं। 9 आपका सराउंडिंग की हीट में चला जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर, यस। ये क्लियर है पॉइंट एफिशिएंसी का। एक बच्चे ने कहा यस एफिशिएंसी सर। का पीवी ग्राफ से निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, मैं एक बार भी नहीं कह रहा भाई। आप चाहो तो इसे कोई और ग्राफ बना लीजिए। आप और कोई इंडिकेटर डायग्राम ले सकते हैं। आपने कहा सर और अगर इंडिकेटर डायग्राम, मान लो सर मैं ऐसा ले लूं कि सर वॉल्यूम लिया है, यहाँ पे टी ले लिया है ना, और प्रोसेस ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये आप अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ डाटा दिए गए थे। यहाँ पे वी नॉट ले लीजिए, या आपने टी नॉट ले लिया। यहाँ बच्चे आपने मान लिया टेम्परेचर आपका 5 टी नॉट हो गया। यहाँ टेम्परेचर आपका वॉल्यूम अगर देखोगे तो कितना हो गया, कुछ भी मान सकते थे, 3 वी नॉट हो गया, है ना। और इतना ही बेटा आपको दिया गया था, ठीक है। और गैस आपको बच्चे कौन से बता दीजिए, हीलियम गैस। आप ट्रिक क्लियर है कैसे निकालेंगे आंसर, अगर मैं क्वेश्चन दूं तो? ये सर यस आपने सर। भी बता दिया ये एफिशिएंसी और वो। नहीं, अब देखो दिक्कत क्या होगी, एरिया से मजा नहीं आएगा। एरिया से वर्क नहीं पता लगेगा इस बार मेहनत बढ़ गई। इस पर टी तो एन भी है। आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सारी हीट निकाल दीजिए। क्यूएबी निकाल दीजिए, क्यूबीसी निकाल दीजिए, क्यूसीडी निकाल दीजिए, और क्यूडीए निकाल दीजिए, है ना। क्योंकि जब आप इनको निकालोगे तो आपको बात वैसे ही पता लग जाएगी। जैसे मान लो क्यूएबी को पूछे तो कितना होगा। क्यूएबी कह रहा है बेटा आइसोथर्मल पे आपने वॉल्यूम चेंज किया, तो मैं लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगी 5 nRT नॉट log 3 वी नॉट डिवाइड बाय वी नॉट। क्लियर? बोलो। हाँ, बीसी की हीट काउंट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली नेगेटिव है भाई। देखो मेरे पक्का पता है नेगेटिव, पर भाई बात ऐसी है कि भाई करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यूबीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक हुआ। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चे हीलियम गैस के हिसाब से। आइसोकोरिक पे चलोगे तो N3R/2 इंटू TC - 5 T नॉट।
आप कहोगे सर तो मामला गड़बड़, टीसी कैसे निकालेंगे? 1 मिनट रुक जाओ, निकालेंगे अभी, है ना। जब आप सी डी पे आओगे तो सी से डी बताओ कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, आइसोबैरिक होगा। आइसोबैरिक में एन सी पी डेल्टा डी होता है, तो एन 5R/2 और फाइनल टेम्परेचर कितना, टी नॉट माइनस टी सी आ गया। यस सर, यस। एक मिनट रुकिएगा। तो ये वैल्यू आ गई बेटे CD की, और CD में NCP डेल्टा टी आ गया। नो डाउट अभी हमें TC का ही डाउट है। और DA जो होगा बच्चे कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक, है ना। और आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, N × 3R/2 इंटू T फाइनल मास T इनिशियल, तो ये 4T नॉट आ गया। क्लियर? अब आपको ये लग सकता है कि भाई TC नहीं दिया गया, तो भाई देखो एक चीज पक्की है कि ये आइसोबैरिक था, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा बच्चे फिक्स रहेगा ना, तो यहाँ पे TC आ गया, है ना। अब यस अगर सर, तुम यस। देखोगे तो यहाँ पे TC डिवाइड बाय 3V0 इज इक्वल टू हो जाएगा T0/V0। भाई जो यहाँ पे आएगा TC, देखो TC डिवाइड बाय 3V0 एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और एक T0/V0, स्लोप तो सेम ही होगा ना। ओ यस सर, यस यस यस, हाँ। तो उससे यस, TC हाँ। की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी आपका, 3T0। अब आपको ये TC कैसे 3 पता चला कि वैसे देखेंगे तो हो जाएगा, मतलब? बच्चे एक्सपीरियंस की बात है ना। तुम समझो, तुम्हें मैंने हिंट क्या दिया था, ये लाइन खींची थी नहीं खींची थी? तुम भी थोड़ा सोचते हो, तुम भी ऐसे सोचते हैं ना कि भाई स्लोप सेम है ना। हाँ हाँ सर। बस वही तो एक एक स्टेप पीछे बस आप मेरे से, हमें और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से QAB निकाला जाए। QAB आ गया 5nRT0 log 3। क्लियर? QBC कितना हो गया बच्चे, जबकि TC को 3T0 लिख रहे हो, तो 3T0 माइनस 5T0 से माइनस 2T0 आएगा, 2 कैंसिल होगा, ये माइनस 3nRT0 आ जाएगा। क्लियर? यस बोलो सर, बच्चे, ये 3T0 आने वाला है ना, 3 यस में सर। वो 5 3 जाएगा माइनस माइनस, 5 माइनस 2 माइनस और 2 कैंसिल, 2 सर, 2 काट दिया तो और एक। QBC नेगेटिव हो गया। QCD बच्चे, TC खुद कितना है, 3T0, तो जब यहाँ पे 3T0 लिखोगे, देखो यहाँ 3T0 लिखोगे तो ये माइनस 2T0 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 5nRT0। क्लियर? यस और सर। कौन सा बच गया, DA, QDA। QD हो जाएगा बच्चे 4T0 आ रहा था, 2 से डिवाइड करोगे 6nRT0। क्लियर? अब आपको एफिशिएंसी बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी, क्रिस्टल क्लियर। बताओ क्या करना है एफिशिएंसी में, टोटल हीट सब जोड़ दो और पॉजिटिव हीट में ये दो आएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 log 3 प्लस 6, और ऊपर क्या होगा, 5 log 3 प्लस 6 5 log 3 माइनस plus 3 6 माइनस minus 5। 300। क्लियर? यस सर। तो आपका आंसर बच्चे ऊपर कितना आ जाएगा, 5 log 3 6 माइनस 3 माइनस 2
एंड 5 log 3 प्लस 6। अगर मैं 5 log 3 की वैल्यू बेटा निकालूं तो मेरा आंसर रेडी है। उसको हम 2.303 से निकाल सकते हैं और वो log 3 तो 0.48 होता है तो हाँ 0.4771। ठीक है, तो एफिशिएंसी आप किसी और डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। क्लैरिटी मिल गई एफिशिएंसी में? एफिशिएंसी में क्लैरिटी है सबको? यस सर यस। अब इसमें जो एक डिस्कशन आता है, एक साइकिल है बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेसिकली क्या होता है, एक साइकिल है, इस पे बेस हम लोग इंजन बनाएंगे और ये माना जाता है कि कार्नोट साइकिल बेस्ट एफिशिएंट इंजन होता है बिटवीन टू टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर्स गिवन है तो कार्नोट साइकिल बेस्ट इंजन माना जाता है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझाइए। तो बच्चे मैंने क्या किया, कार्नोट साइकिल में टोटल 4 स्टेप होते हैं, है ना। पीवी इंडिकेटर डायग्राम से बेटा बनाता हूँ मैंने पहले ही। यहाँ पे 2 आइसोथर्मल अब कर्व नहीं पकड़ेगा, ये बदतमीज है। ठीक है, क्लियर। ये आपका, मैं ऐसे यहाँ पे इस पार्ट को हटा देता हूँ, ऐसे शो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरी बात समझना बच्चे, ये कौन सा है, हाई टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व है। ये कौन सा है, लो टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व है। क्लियर है। और ये आपके पास बच्चे एडियाबैटिक आ गया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो कार्नोट साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी है। ए से बी में बच्चे को पूछे तो कैसा है सर, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। आपने गैस को बिल्कुल हीट नहीं दी और गैस को केवल कंप्रेस किया है, दिख रहा है। यस सर यस। बी से सी में बच्चे क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो कितना बढ़िया चीज है, क्योंकि वो सेम, क्योंकि एक ही टेम्परेचर लाइन पे चल रहा है ना सर इसलिए। हाँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब इस प्रोसेस में तुमने हीट एब्जॉर्ब करी होगी। सर आपको कैसे पता हीट एब्जॉर्ब हुई? भाई देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू जीरो। तो डेल्टा यू जीरो अगर वर्क पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव रहा होगा ना। तो इस प्रोसेस में गैस हाई टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर। सी से डी कौन सा प्रोसेस था सर? ये भी आपका एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। आपने ऐसे रखा। और डी से एक बार पूछे कैसा होगा सर, फिर से आपने आइसोथर्मल, इस बार आपने गैस को आइसोथर्मल पे कंप्रेस किया है। तो बच्चे बताना, कंप्रेस किया, वर्क डन नेगेटिव, आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो, तो क्यू की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या आती है, नेगेटिव आती है, क्यू टू नेगेटिव। एक तरीके से आपने हाई टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करके लो टेम्परेचर पे रिलीज किया, क्यू टू नेगेटिव। अब मुझे सर ये जो कार्नोट साइकिल है, इस पे बेस अगर मैं इंजन बनाऊंगा तो उस इंजन की कुछ एफिशिएंसी होनी चाहिए। उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चे, टोटल हीट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव हीट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चे, Q1, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। क्लियर। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 प्लस Q2 बाय Q1। क्लियर, बोलो। यस सर यस। सर ये तो एफिशिएंसी गर्दन बना गई ना बच्चे। इनमें से एक जो कि पक्का है, Q2 नेगेटिव आने वाला है। तो Q2 नेगेटिव आएगा, Q1 पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू 1। जब नेगेटिव आएगा तब लिखेंगे ना बेटा, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना। यस सर यस। नहीं मैं कह रहा था Q2 नेगेटिव आएगा, आपने फिर वो कह हाँ दिया। आएगा ही आएगा। हाँ, अब बात आई बच्चे कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन आया कि ए से बी,
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ए से बी वाले पे फोकस करते हैं। ये देखिए ए से बी में क्या हुआ होगा बच्चे, आप लो टेम्परेचर से किस पे गए होगे, हाई टेम्परेचर पे। तो अगर मैं लिखूं तो बड़ा अच्छा सा रिलेशन आएगा यहाँ पर, TL इंटू VA गामा -1 इक्वल टू TH इंटू VB गामा -1। क्लियर? बोलो। इस हिसाब से VA बाय VB गामा -1 किसके इक्वल हो गया, TH बाय TL। ये क्लियर है? सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हो? बेटा ये एडियाबैटिक प्रोसेस था ए से बी, और आज ही पढ़ाया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटू वी माइनस गामा। ओके हाँ यस, हम वो रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ऐसे बच्चे का मैं यहाँ से एक छोटा सा एक पॉइंट और यूज करूँ, जरा यहाँ देखें। तो जब आप C से D गए होगे तो TL इंटू VC गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TH इंटू VD गामा -1। क्लियर? तो क्या यहाँ से TH बाय TL की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा VC बाय VD गामा -1। क्लियर? तो क्या आपको लगता है बच्चे यहाँ से अगर बात शुरू करी जाए, ये दोनों वैल्यूज में TH बाय TL सेम आएंगे? यस सर, एक ही तो है। तो VA बाय VB किसके इक्वल आ गया, VA by VB is VC by VD। VA by VB इक्वल टू VC बाय VD। VA बाय VB इज इक्वल टू, एक मिनट कहीं कुछ गलत हुआ है, TH बाय TL, VA बाय VB इक्वल टू VC बाय VD आ रहा था। VA बाय VB बिल्कुल VD बाय VC होना चाहिए बेटा, कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक करी। TH बाय TL, हाँ TL इक्वल टू VA गामा -1 इक्वल टू TH इंटू V गामा -1 सही था। हाँ यहाँ पे गड़बड़ है ना बच्चे, ये TH था और ये TL था, है ना। इस वैल्यू के हिसाब से अगर TH बाय TL लिखोगे तो VD बाय VC आएगा। तो VA बाय VC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से, VD बाय VC। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा देखो, जो एक्सपेंशन रेशियो यहाँ आएगा, देखना मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो यहाँ पे रेशियो आएगा और ये रेशियो बच्चे दोनों सेम होंगे, है ना। VD बाय VC का जो रेशियो आएगा वही रेशियो VA बाय VB का आएगा। डन है? यस सर यस, क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है हाँ तो और साथ में भी चल रहे हैं तो उनका रेशियो सेम हाँ। होना चाहिए। और Q1 की वैल्यू बच्चे क्या होगी, Q1 तुमने हाई टेम्परेचर पे हीट ऐड करी थी, तो Q1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, NRTH log VC बाय VB। याद आया? इस TH पे आपने B से C तक गया तो NRTH हो जाएगा log VC बाय VB। क्लियर? और Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, NRTL log, चलिए बोलिए जल्दी से, Q2 कितना होगा, यहां से आप यहां तक गए थे तो NRTH log VA बाय VD। लॉग VA by VD। अब बच्चे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, Q1 क्योंकि VC ग्रेटर देन VB था, और Q2 श्योरली नेगेटिव आएगा क्योंकि VA लेस देन VD था। एक ही पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। चलिए भाई, एफिशिएंसी आपने लिखा था, लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं 1 + Q2 बाय Q1। 1 + Q2 कितना है बच्चे, NRTL log VA बाय VD, और Q1 कितना होगा, NRTH log VC बाय VB। क्लियर? ऐसा करने से आपको पता लगा सर आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया 1 NRT, NR कैंसिल हो गया, 1 + TL बाय TH into log VA बाय VD डिवाइड बाय log VC बाय VB। क्लियर?
ये टर्म बेटा देखा जाए कैसे निकालेंगे। इधर देखिए आपने एक टर्म पढ़ा था बड़ा अच्छा सा, VA बाय VB किसके इक्वल था, VC बाय VD पढ़ा था ना ऊपर। VA बाय VB किसके इक्वल था, VD बाय VC। यस सर। यस सर यस। ये आपने पढ़ा था, क्या इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ इसके हिसाब से तो VA बाय VD किसके इक्वल हो जाएगा, VB बाय VC। एक्सचेंज कर दो ना, VD नीचे लो, VB इधर लो, VA बाय VD VB बाय VC। तो इसका मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस TL बाय TH। और जहां पे VA बाय VD आ रहा था वहां पे क्या ले सकते हो, VB बाय VC। और नीचे क्या है बच्चे, log VC बाय VB। क्या आपको नहीं लगता बच्चे वैल्यू -1 आ जाएगी। यस सर, वो -1 आ जाएगी क्योंकि लॉग के अंदर टेक्निकली आप रेसिप्रोकल। log x को किससे डिवाइड कर रहे हो, log 1 बाय x से। तो log x को अगर log 1 बाय x से लिखोगे तो नीचे वाली वैल्यू माइनस log x होगी ना। तो ये वैल्यू बच्चे -1 बनी। और एफिशिएंसी का मेहनत करने के बाद फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा आया, 1 माइनस TL बाय TH। तो अगर दो टेम्परेचर गिवन हो, है ना, जैसे आपने पीवी पे अभी थोड़ी देर पहले जब इंडिकेटर डायग्राम पूरा बनाया तो आपने रेंज डिसाइड कर दी थी। रेंज बच्चे ये थी ना, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना सर। आप प्रोसेस कर रहे हो लेकिन एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर, दो टेम्परेचर्स के बीच में बेस्ट एफिशिएंसी आपकी कॉर्नोट की आती है। क्लियर। अगर इसके बीच में कोई और साइकिल बनाओगे, जैसे कल को आपने कहा सर मैं ऐसा साइकिल बनाना चाहता हूँ, आइसोबैरिक हो, एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो, फिर एडियाबैटिक हो, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे से कितनी भी कोशिश करो, कैसा भी साइकिल बनाओगे उसकी एफिशिएंसी कॉर्नोट से क्या होगी बच्चे, कम आएगी। तो फॉर गिवन टेम्परेचर रेंज आपकी बेस्ट एफिशिएंसी कॉर्नोट की होती है। पर कॉर्नोट बना पाना बहुत मुश्किल है सर। ऐसा क्यों, कॉर्नोट में दिक्कत क्या है, ये वाला प्रोसेस स्टेप एडियाबैटिक है तो ये अल्टीमेटली बहुत फास्ट स्टेप होना चाहिए, है ना। और ये आइसोथर्मल है तो अल्टीमेटली स्लो होना चाहिए। ये वाला अल्टीमेट फास्ट होना चाहिए और ये वाला अल्टीमेट स्लो होना चाहिए। एक बहुत स्लो हो और एक बहुत फास्ट हो, एक बहुत स्लो और एक बहुत फास्ट हो, दो बहुत स्लो दो बहुत फास्ट प्रोसेस के लिए बच्चे हम मैकेनिज्म नहीं बना पाते हैं, है ना। तो कॉर्नर साइकिल टेक्निकली फिजिबल नहीं होता है, हम नहीं बना पाए अभी तक। मतलब रियल लाइफ में इसका अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब हाँ कि वो मशीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये नहीं कह सकते, देखो साइंस की एक एज है बच्चे, हो सकता है हम साइंस की नेसेंट स्टेज में ही हो, है ना। हम लोग तो सोचते हैं हमने सब डिस्कवर कर लिया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब कुछ। हो सकता है आज से 100 साल बाद की साइंस इस वाली साइंस से और भी बहुत आगे हो। तो साइंस तो एवर ग्रोइंग है, आप तो अभी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कल को पता लगे कॉन्वर्ट से कुछ बेटर कुछ बात बन पाए, पर थियोरेटिकली ये बना पाना मुश्किल है। कि ठीक है बना तो दे प्रैक्टिकली कि ऐसी मैकेनिज्म जिसमें फास्ट के लिए भी पिस्टनिंग्स यूज कर पाओ, स्लो के लिए भी होता है, ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ये लॉजिक क्लियर है बेटा सबको, एफिशिएंसी वाला पॉइंट। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो हमने हीट का डिस्कशन बेटा कंप्लीट कर लिया है ना। इसमें कोशिश ये करें कि भाई आप लोग पहली स्टेज में आप कोशिश ये करें कि भाई आपके हाथ से पूरा हीट एसियरमस निकल जाए। और एनटीए की साइड पे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, है ना। तो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको अच्छे सर कौन सी साइट पे? से मिल जाएगा। हालांकि ये जो काम है शायद आपका एक साइट है उसने किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में अगर आप हीट को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एससी वर्मा करिए। और यहाँ पे बच्चे इन्होंने क्या किया है, एक मिनट रुकिएगा। ये बेटा आपको दिख रहा है राइट साइड में,
एनटीए अभ्यास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक फॉर जेईई मेंस? यस सर, यस यस सर। आपने यहाँ से उठाया और अभी जो मैं अपने उसमें ले ही लेता हूँ नोट्स में ना, ये मैंने यहाँ पे आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है ना, ये आ गया, आपने क्लिक किया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनटीए के सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन निकाल दिया, ठीक है ना। तो आपको काफी कुछ, जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए जो रियल मतलब 11th के लेवल पे हमें ये सब तो आना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके, जैसे ये दिख रहा है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ऑक्सीजन गैस थी, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल बताइए। यस सर। सर, ये तो पीटी पे एनटीए बनाया। कौन सा एग्जाम होता है वैसे पूछ रहा हूँ? एनटीए तो साइट हुई ना बेटा, एनटीए आपका जेईई मेंस कराती है ना, तो दे अच्छा हैव गिवन रियली गुड क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, समझ गया Yes, समझ sir. गया। हाँ तो ये मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से, तो आपके नोट्स में आ जाएगी चीजें। तो आप एससीआर में कंप्लीट करिए बच्चे, उसमें कैलोरीमेट्री है, उन्होंने चैप्टर्स के नाम अलग अलग रखे हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, उसको कंप्लीट करिए और ये करिए, ठीक है ना। फिर आप जब आओगे तो आपका जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी होगी, तो आप मिक्स क्वेश्चन आप अपनी साइड से स्पीड लैब से खूब करिए, फिर स्पीड लैब्स के जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है वो मिलेंगे, तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। डन है? ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, देखिए, है ना। हाँ सर, हाँ दिख रहा है। तो सर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देना मतलब मैम को। हाँ ठीक है, मैं अभी कर दे रहा हूँ। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। तो हीट एक स्कोरिंग चैप्टर है, आप उसको बहुत समझ, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, कैलोरीमेट्री का एक कॉन्सेप्ट था, थर्मल एक्सपेंशन का था आपके पास, है ना, हीट ट्रांसफर का है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है। नो डाउट कई बार ये सुनने में एक जैसे भी लग सकते हैं, है ना, इसकी लिमिट जा रही है बेटा ऊपर। मैं ऑल नहीं करता हूँ, है ना। आज अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से आपको देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली शायद 28 से लेता हूँ। तो केटीजी का अलग एक रोल है थर्मोडायनेमिक्स से। केटीजी आपको गैस के नेचर को हेल्प समझने में हेल्प करता है, कैसे प्रेशर लगता है, कैसे एनर्जी आती है, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को। नो डाउट आपने सारा आइडियल गैस के लिए पढ़ा है, रियल गैस के लिए यूजफुल नहीं है, पर हमें उसके लिए ही पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए भाई, कोई डाउट है बेटा किसी पार्ट पे? एफिशिएंसी वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हाँ सर, टॉपिक हाँ। है, जेई के पेपर में पूछा ही जाता है। अब मैंने आपको पीटी ग्राफ का नहीं कराया, पर वो जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया उसमें पीटी ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो पीवी करा लिया, वीटी करा लिया, पीटी का एक क्वेश्चन उसमें है आपके पास। ठीक है सर, मैं वो ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।